सुर्खियों में रहने वाले लालू यादव हो या उनका परिवार हो, हर वक्त चर्चा में रहते हैं। वो सियासी फैक्टर भी होता है और वो अब फैमिली मैटर भी। जुबान पर लालू एंड फैमिली का जिक्र जरूर हो रहा है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार चर्चा का विषय ना तो लालू यादव है ना तेजस्वी यादव है, बल्कि जिसको पॉलिटिक्स में परिवार के अंदर अंडर प्ले कराया गया, तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव, जिनकी 1.5 इश्क किया की वजह से लालू एंड फैमिली चक्रव्यूह में फंसी है। और अब तेज प्रताप की पत्नी मीडिया के सामने आकर बता रही है तो इस बार चुनाव के लिए यह सारा ड्रामा चल रहा है। तेज प्रताप का प्यार, बिखर गया परिवार। डेढ़ इश्क किया और नप गए बड़े भैया। चुनाव के पहले चक्रव्यूह में लालू फैमिली। अनुष्का यादव की तस्वीरों का तूफान ऐसा उठा कि इस बवंडर में लालू परिवार बिखर गया। लालू के लाल पर बवाल बढ़ा, सवाल उठे तो लालू यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप को ही पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया। लेकिन तेज प्रताप यादव के एक्सपोस्ट के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फैसला पार्टी प्रमुख ने लिया है और इस तरह का कोई कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं बड़ी बहन रोहिणी ने तेज प्रताप यादव के एक्सपोस्ट को मर्यादा के खिलाफ बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। तेज प्रताप यादव को आरजेडी से बाहर किए जाने के बाद तो लालू का फैमिली ड्रामा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। फिर तो सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के ताबड़तोड़ वीडियोस और तस्वीरें सामने आने लगी। ऐसा कहा जा रहा है कि तेज प्रताप और अनुष्का यादव करीब 12 सालों से रिलेशन में थे और अनुष्का की ये तस्वीर भी कुछ ऐसा ही बयान कर रही है, क्योंकि इन तस्वीरों में अनुष्का यादव के सिर पर सिंदूर देखा जा सकता है। और ऐसी एक नहीं बल्कि कई तस्वीरें हैं जिसमें अनुष्का सिंदूर के साथ दिख रही है। हालांकि जी मीडिया इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है। अब इश्क और बगावत के बीच साधु यादव की भी एंट्री हो गई है। नाम पुराना है, रिश्ता गहरा है और अगर आरोपों की बात करें तो वो बेहद ही गंभीर है। कास्ट लड़की को रख लेता खोगावल के। कौन? तेज प्रताप। लालू यादव ने 5 करोड़ रुपया देकर के 10 नंबर में बुला करके उसको कनाट प्लेस में होटल दिवाया है। ठीक। अब वहाँ वो लड़की रहती है, उसका भाई का नौकरी है। ये तलाक के बाद? हाँ भाई, पहले से चल रहा है। अच्छा। आज एक मुसल्लेपुरहाट में जादव लड़की के साथ इसका संबंध था। अच्छा। पूरा पटना शहर से लेकर के पुलिस प्रशासन, महकमा, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, सारे लोग जानते हैं कि उसका क्या करतूत है। उसी लड़की के चलते ये डाइवोर्स दिया। उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछे कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा उनसे ये पूछिए। क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछे कि मेरा क्या होगा। वहीं इन सब के बीच सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी से लेकर जेडीयू तक लालू फैमिली को घेरने में जुटी है। जबरदस्ती अपने बेटे की शादी कराई, यह जानते हुए भी कि उनका बेटा किसी और लड़की के साथ रहना चाहता है, और जिस तरह से उससे बिहार की बेटी को जलील करके राबड़ी जी ने और लालू जी ने घर से निकाला, वह बताता है कि लालू परिवार कितने निम्न स्तर तक का परिवार है। तेज प्रताप यादव ने अगर गुनाह किया है और पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधानमंडल के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव विधानसभा के अध्यक्ष को लिखिए कि इनकी सदस्यता को निरस्त किया जाए, नहीं तो यह माना जाएगा कि आप पूरे तौर पर मामले का केवल
ये राजनीति में चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। जिस तरह से तेज प्रताप की लव लाइफ को लेकर बिहार में सियासी लड़ाई तेज हो गई है, उससे लालू एंड फैमिली की परेशानी बढ़ती तय है, क्योंकि एक तो बिहार के लिए चुनावी साल, ऊपर से ये बवाल। बीजेपी बिहार चुनाव के इस मुद्दे को महिला सम्मान से जोड़ सकती है, क्योंकि महागठबंधन ने बिहार में महिला वोटर को साधने के लिए माई बहिन मान योजना लागू करने का वादा कर रही है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया गया है। और तो और लालू परिवार पर पहले से ही कानूनी शिकंजा कसा है। लैंड फॉर जॉब केस हो या फिर चारा घोटाला, मुसीबत हर तरफ से है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फर्रुखाबाद में जांच के दौरान प्रशासन ने वहां चल रहे 120 में से 46 मदरसों को वैध पाया, जिन्हें बंद करने के साथ प्रशासन वहां बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसी बीच संभल मस्जिद के सर्वे से पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने हर मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। यूपी में अवैध मदरसों पर योगी फोर्स की स्ट्राइक जारी है। फर्रुखाबाद में हुई जांच के दौरान 120 में से 46 मदरसे अवैध पाए गए, जिन पर जल्द ही बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो सकती है। ये 46 मदरसे वहां बिना अनुमति के फर्जी तरीके से चल रहे थे, जिन पर कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रस्ताव भेज दिया गया। उधर संभल मस्जिद विवाद पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने हर मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा कर दिया, जिससे माहौल गर्मा गया है। सबसे पहले आपको फर्रुखाबाद में अवैध मदरसों से जुड़ी खबर दिखाते हैं, जिन पर योगी फोर्स बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। फर्रुखाबाद में चल रहे 120 मदरसों की जांच कराई गई, जिसमें 46 मदरसे अवैध पाए गए। इन मदरसों को प्रशासन ने बंद कर दिया है। साथ ही कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस को भी प्रस्ताव भेजा है, जिसमें इन मदरसों को मिले सरकारी योजना के लाभ की भी जाँच होगी। 46 मदरसों पर दृष्टिकोण के लिए गया है, रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रस्ताव है और उस पर कार्रवाई प्रचलित है। प्रशासन के इस एक्शन पर मुस्लिम पक्ष की भी दलीलें सामने आई है। से पकड़े गए हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए किसी के भविष्य के साथ खेलने वाली बात है और किसी के भविष्य को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, और खास नौनिहाल बच्चों। तो अगर ये फर्जी मदरसे अगर वास्तव में पकड़े गए हैं तो उन पे जो भी भारतीय धारा बनती है उसको करना चाहिए। इस बीच संभल की जामा मस्जिद के सर्वे से पहले ही आए एक बयान से माहौल गर्मा गया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने हर मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा कर दिया। साथ ही संभल हिंसा के लिए सांसद वर्ग को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की। वो मस्जिद नहीं, कोई भी मस्जिद अगर आप खोदेंगे तो नीचे मंदिर ही नहीं मिलने वाली है, मंदिर ही मिलने वाली है। उन्होंने जिस प्रकार से युवाओं को भड़काने का काम किया, उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम में दंगे लगाने का काम किए, जो संभल में दंगा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ सांसद वर्ग की जिम्मेदारी है, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। जमाल सिद्दीकी के इस बयान का संतों ने भी समर्थन किया है। किसी भी मस्जिद को आप उठा करके देखिए, जामा मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ। तुमने मस्जिद को बनाया हमारे मंदिरों को तोड़ के। क्या मस्जिदें बन नहीं सकती थी? मंदिरों को छोड़ के हमारे मंदिर को तोड़ा गया, मस्जिद बनाया गया, और आज जो समय करीब आ गया, असत्य बड़े लंबे समय तक छिपता नहीं है। आज जो समय आया है कि उन्हीं का भाईजान कह रहा है कि तुम गलत हो, और भाईजान ही भाईजान को जेल भेजेगा। लेकिन वो भाईजान मुसलमान नहीं, वो पहले के हिंदू थे जो मुसलमान बने हैं। यूपी में सीएम योगी का साफ फरमान है, जो भी अवैध होगा उस पर कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो कोई धार्मिक स्थल ही क्यों न हो। वहीं संभल मस्जिद के सर्वे से पहले ही मंदिर होने के दावे पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। जी मीडिया के लिए फर्रुखाबाद से अरुण सिंह और संभल से सुनील सिंह की रिपोर्ट। 11 साल पहले आज ही के दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के बॉर्डर स्टेट गुजरात में मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और पाकिस्तान के बिल्कुल पास जाकर आतंकियों को संदेश दिया, जिससे आतंकी या आतंकियों के आका पाकिस्तान को एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने का डर सता रहा है। जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है।
है। वो भारत माता की, भारत माता की। सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे। 11 साल बाद आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसलिए मोदी का यह 2 दिवसीय गुजरात दौरा बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मोदी ने इन 2 दिनों में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तो किया ही, साथ ही पाकिस्तान को सख्त संदेश भी दे दिया। वडोदरा में रोड शो किया, दाहोद में 24,000 करोड़ से अधिक की लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया, जिसमें निर्यात के लिए 9,000 HP के इलेक्ट्रिक इंजन तैयार होंगे। ये इंजन भारतीय रेल की माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने दाहोद में जनसभा को भी संबोधित किया। 3 साल पहले मैं इसका शिलान्यास करने आया था और कुछ लोगों को तो आदत हो गई है कुछ भी गालियां देने की। वो कहते थे चुनाव आया तो मोदी जी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया, कुछ बनने वाला नहीं है, ऐसा कहते थे। आज 3 साल के बाद हम सब देख रहे हैं, अब इस फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया। मोदी ने गुजरात को अरबों का गिफ्ट दिया तो पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी, क्योंकि गुजरात के बॉर्डर पाकिस्तान से लगते हैं। पाकिस्तान ने तनाव के दौरान गुजरात के भुज एयरबेस पर भी हमले का फर्जी दावा किया था। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के ब्रेक के दौरान मोदी का ये दौरा गुजरात के लिए खास तो पाकिस्तान के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। पीएम मोदी ने दाहोद दौरे से पहले वडोदरा में रोड शो किया, जहां नारी शक्ति की ताकत दिखी, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी पहुंचा था, जिसमें सोफिया की जुड़वा बहन शाइना सुनसारा भी पहुंची थी। शाइना सुनसारा ने इस मौके को गर्व करने वाला पल बताने के साथ ही सोफिया को पूरे देश की बहन बताया। आपके देश के लिए जो है, आपकी बहन जब आपकी सिस्टर उसमें उसका एक पार्ट होती है तो वो फीलिंग बहुत ही इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, अब वो मेरी सिस्टर नहीं रही, पूरी कंट्री की सिस्टर हो गई है। दाहोद के बाद पीएम मोदी का भुज और अहमदाबाद में रोड शो है। अहमदाबाद में रोड शो के दौरान सेना को शौर्य को सलाम किया जाएगा, जिसके बाद मोदी राजभवन पहुंचेंगे और रात्रि में विश्राम करेंगे। फिर कल गांधीनगर जाएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और अहमदाबाद से दिल्ली लौट आएंगे। लेकिन मोदी का यह गुजरात दौरा कई मायनों में खास है, क्योंकि आज ही के दिन मोदी प्रधानमंत्री बने थे, साथ ही पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद बॉर्डर स्टेट गुजरात पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोहम्मद यूनुस ड्रैगन के साथ मिलकर यानी चीन के साथ मिलकर चिकन नेक पर साजिश रच रहे हैं। भारतीय सीमा से महज 15 किलोमीटर दूर की दूरी पर चीन की मदद से सैन्य एयरबेस बना रहे हैं। लेकिन यूनुस के हर साजिश को हिंदुस्तान नाकाम कर रहा है, क्योंकि चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास हिंदुस्तान ने एक अभेद्य सुरक्षा किला बनाया, जिसे भेद पाना नामुमकिन नजर आता है बांग्लादेश में। ना वो बांग्लादेश के बूते की बात है और ना ही चीन में इतना दम। ये क्यों कहा जा रहा है, इसका बेस क्या है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। चिकन नेक पर चीन और बांग्लादेश की साजिश नाकाम। हिंदुस्तान का अभेद्य किला ब्रह्मास्त्र से चीन बांग्लादेश हिला। खुद की कुर्सी तो संभल नहीं रही, तख्ता पलट तय है, लेकिन मोहम्मद यूनुस चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश में जुटे हैं। बांग्लादेश और चीन मिलकर हिंदुस्तान की सीमा के पास एयरबेस बना रहे हैं।
चीन बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बेहद पास लाल मोनीरहाट एयरबेस को फिर से ऑपरेशनल बनाने जा रहा है। ये एयरबेस भारत की सीमा से सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर दूर है। खबर है कि चीन के कुछ अधिकारियों ने हाल ही में इस जगह का दौरा भी किया। ये एयरबेस बांग्लादेश की वायुसेना के नियंत्रण में है, लेकिन फिलहाल बंद है। यही नहीं, हाल के दिनों में चिकन नेक के पास चीन और बांग्लादेश की एयरफोर्स की उड़ानें भी तेज हो गई हैं। लिहाजा हिंदुस्तान ने चीन और बांग्लादेश को उसी की भाषा में जवाब दिया है। हिंदुस्तान ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने हाशिमारा एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन भी तैनात किया है। राफेल में मेटेओर मिसाइलें, स्कैल्प क्रूज मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली लगी हुई है। भारत ने अपनी सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल रेजिमेंट को भी तैनात किया है। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में कई स्तरों वाली वायु रक्षा प्रणाली भी बनाई है। इसमें आकाश जैसी मध्यम दूरी की मिसाइलें और विश्वराट बहुत कम दूरी की वायु रक्षा सिस्टम शामिल हैं। ये प्रणाली ड्रोन और क्रूज मिसाइलों जैसी हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है। जरा ये समझिए कि आखिर चिकन नेक हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिहाज से अहम क्यों है। दरअसल पूर्वोत्तर भारत को पश्चिमी राज्यों से जोड़ता है चिकन नेक। चिकन नेक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, क्योंकि ये रास्ता बेहद संकरा है। ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जो 22 किलोमीटर चौड़ा है। चिकन नेक भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास है। दरअसल हाल के दिनों में बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। बांग्लादेश ने तुर्की से 12 बैरक्तार TB2 ड्रोन खरीदे हैं। साथ ही बांग्लादेश 32 JF-17 थंडर लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है। इसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है। साथ ही इन दिनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों ने ढाका का दौरा किया है। यानी बांग्लादेश में ISI अपना नेटवर्क मजबूत कर रहा है। यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटा है। लेकिन शायद वो भूल गया है कि भारत की एयर डिफेंस के आगे चीन की मिसाइल और JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों की कोई औकात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान ही भारत का दुश्मन है, लेकिन अमेरिका के खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन। अमेरिका की इस रिपोर्ट में ऐसा दावा क्यों किया गया और क्यों पाकिस्तान की जगह चीन को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है, इस रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे। आस्तीन का सांप, पाकिस्तान का बाप, चीन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट, जिनपिंग के न्यूक्लियर चक्रव्यूह का खुलासा। एक तरफ पाकिस्तान है जो हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश रचता रहता है, भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार की तरह वो भी नाकाम रहता है। तो दूसरी तरफ है चालाक चीन, जो भारत के खिलाफ चालबाजी में लगा रहता है, LAC पर अपनी ताकत बढ़ाता रहता है और भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश तक पहुंच गया है। लेकिन सवाल है कि आखिर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, पाकिस्तान या फिर चीन? भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, पाकिस्तान या चाइना? पाकिस्तान जो लगातार भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, सरहद के उस पार से इस पार अपने आतंकवादियों को भेजने की कोशिश भी कर रहा है, या चाइना जो लगातार अपने सैन्य शक्तियों को बढ़ा रहा है। DIA के एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सैन्य शक्ति अब भारत के सैन्य शक्ति के सामने काफ़ी कमज़ोर है। वहीं पे भारत का जो मुख्यतः दुश्मन है वो चाइना है। वो लगातार अपनी सैन्य शक्तियों को भी बढ़ा रहा है और इसी के साथ साथ 2030 तक उसकी न्यूक्लियर आर्सेनल का नंबर 1000 तक पहुंच सकता है। इन सब के बीच अमेरिकी रक्षा इंटेलिजेंस यानी DIA की ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब भारत चीन को अपना मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानता है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत में साजिश रच रहा है। लेकिन DIA की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की रक्षा प्राथमिकताएं अब वैश्विक नेतृत्व, चीन का मुकाबला और भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाने पर केंद्रित है। ये रणनीति केवल युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति संतुलन को आकार देने की दिशा है। ये स्पष्ट है कि चाइना भारत का सबसे बड़ा एडवर्सरी है, राइवल है, प्रतिद्वंदी है और वो भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से भी घेरने की साजिशें रचता है। और इस संदर्भ में चाइना का पाकिस्तान के साथ एक गहरा नेक्सस है। चाइना आतंकवादियों को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनके डेजिग्नेशन में जिस तरीके से डिफेंड करने की पूरी कोशिश करता है, उससे ये स्पष्ट है कि चाइना आतंकवादियों के माध्यम से भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने की
साजिशें रचता है। और बात बांग्लादेश में यूनुस सरकार की तख्ता पलट की, जिसकी तारीख फिक्स हो चुकी है 30 जून के बाद मोहम्मद यूनुस अपने पद पर नहीं रहेंगे, जिससे बौखलाए मोहम्मद यूनुस ने खुद को बचाने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगला और बांग्लादेश के मौजूदा हालात के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया और इस पर एक बड़ी साजिश करार दी। यूनुस के तख्ता पलट की डेट फिक्स, कुर्सी बचाने के लिए भारत विरोधी साजिश। शेख हसीना को गद्दी से हटाने के बाद बांग्लादेश में करीब 10 महीनों से अंतरिम सरकार की कमान संभाल रहे मोहम्मद यूनुस का भी गेम ओवर हो गया है और कुर्सी से उनके हटने की तारीख भी फिक्स हो गई है। मोहम्मद यूनुस 30 जून के बाद अपने पद पर नहीं रहेंगे। जनरल वकार के अल्टीमेटर और बीएनपी के चुनाव कराए जाने की मांग की वजह से मोहम्मद यूनुस को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो उन्होंने एक बार फिर माइंड गेम खेलते हुए भारत विरोधी चाल चल दी। यूनुस ने एक दिन पहले बांग्लादेश के सियासी गठबंधन में शामिल नाइक ओएका के अध्यक्ष मोहम्मदुर रहमान मन्ना से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलते हुए कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा संकट के पीछे भारत का हाथ है। बांग्लादेश को खत्म करने की भारत साजिश रच रहा है। भारत एक बार फिर से बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। इसी साजिश की वजह से उन्हें कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि हम युद्ध जैसी स्थिति में हैं। मोहम्मद यूनुस के इस बयान की जानकारी उनके प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने भी दी थी, जिसमें यूनुस ने यह भी कहा था कि अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से देश को स्थिर बनाने के प्रयास चल रहे हैं और अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए तो ये बांग्लादेश के लिए ठीक नहीं होगा। शफीकुल आलम ने यह भी बताया कि बांग्लादेश में चुनाव दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच होंगे और मोहम्मद यूनुस 30 जून के बाद पद पर नहीं रहेंगे। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका युद्ध को रुकवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में है। लेकिन रूस ने 25 मई की रात को यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला किया और यूक्रेन के कई शहरों में असामान्य आसमान से बारूद बरसा। अब यूक्रेन भी रूस पर पलटवार कर रहा है, इसके बाद ही महासंग्राम और विध्वंसक होने जा रहा है। न यूक्रेन झुक रहा है और न ही रूस रुक रहा है। आसमान से यूं ही मौत बरस रही है और यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं। हाल यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और विध्वंसक हो गया है। अमेरिका यूक्रेन और रूस के बीच जारी संग्राम को रोकना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को रोकने की पहल भी कर चुके हैं, लेकिन रूस के प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं और पुतिन ने ट्रंप की हेकड़ी निकाल दी। हाल यह है कि रूस के यूक्रेन पर हमलों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, मेरा हमेशा से व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है, लेकिन कुछ हुआ है, वो बिल्कुल पागल हो गए हैं। पुतिन बिना वजह बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं। दरअसल 25 मई की रात रूस ने यूक्रेन पर 367 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जो इस युद्ध का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। यूक्रेन ने कई शहरों में तबाही मचाई, जिसमें 12 लोग मारे गए, जिनमें एटियोमर इलाके में ही एक ही परिवार के 3 बच्चे शामिल हैं। कीव, खार्किव, ओडेसा, माइकोलावा जैसे कई शहरों में रिहायशी इमारतें और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। और तस्वीरें आपको मुंबई की दिखाता हूं, जहां मॉनसून ने ऐसा पावर प्ले किया कि जितनी बारिश 1 महीने में होनी चाहिए थी मुंबई के अंदर, उतनी चंद घंटों के अंदर हुई। तस्वीरें जरा देखिए। ये मुंबई के गांधीनगर मार्केट की तस्वीर है, हिंद माता सर्कल की तस्वीर, उसके अलावा मिनिस्ट्री रोड, जेजे फ्लाईओवर, वर्ली मेट्रो स्टेशन, हर जगह मुंबई के कोने कोने में बारिश का एक कहर देखने को मिला है। मुंबई ठाणे में रेड अलर्ट घोषित किया गया। मुंबई में भारी बारिश से अव्यवस्थाएं फैली हैं, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा।